नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भंडारा जिला अस्पताल के सीक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में तैनात 2 नर्स शुभांगी साठवने और स्मिता आम्बिलडुके के कारण 11 बच्चों की जान चली गई। एसएनसीयू में आग लगने के 12 मिनट तक नर्स वहां नहीं पहुंची थी। मुंबई की कालिना स्थित फॉरेंसिक लैब द्वारा एसएनसीयू के सीसीटीवी डीवीआर की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि एनएससीयू में तैनात नर्सों की लापरवाही अक्षम्य है। यदि आग के स्पार्क के समय नर्स एनएससीयू में होती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। टोपे ने कहा कि मुझे फॉरेंसिक लैब की लिखित रिपोर्ट गुरुवार तक मिल जाएगी। उसके बाद नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। टोपे ने कहा कि भंडारा के पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव इस बात की जांच कर रहे हैं कि घटना के समय दोनों नर्स कहां पर थी। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार इस मामले में असंवेदनशील है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार को इस घटना के दोषियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एक मासूम जो दुनिया में आने के बाद ऐसी बीमारी से लड़ रही है जिसका इलाज 7 समंदर पार है, जहां से लाया जाने वाला एक इंजेक्शन उसकी जान बचा सकता है। लेकिन यह इंजेक्शन खरीदना इतना आसान नहीं था। इसकी कीमत करोड़ों में है। जैसे तैसे परिवार ने इंजेक्शन खरीदने की रकम जुटा ली थी, लेकिन उसे भारत लाने में लगने वाली ड्यूटी भर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इस परिवार के लिए रहनुमा साबित हुए। उनके एक खत से इंजेक्शन पर करोड़ों में लगने वाला टैक्स माफ करवा दिया गया। इसके बाद 5 महीने के मासूम तीरा के ठीक होने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि मासूम को जो बीमारी है उसे SMA टाइप 1 कहते हैं, जिसका इलाज जोलेनेस्मा नामक इंजेक्शन से हो सकता है। यह इंजेक्शन अमेरिका में मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है, लेकिन इस पर 6 करोड़ रुपए टैक्स लगता है जो अलग से चुकाना होता है। टैक्स देने के बाद इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर हाईकोर्ट में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध न करने पर नागपुर खंडपीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले इरशाद जब्बार खान पर 10,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। याचिकाकर्ता ने वाड़ी के आरक्षित जमीन पर किए गए निर्माण कार्य को अवैध बताकर वाड़ी नगर परिषद को जांच करने के आदेश देने की प्रार्थना हाईकोर्ट में की थी। याचिका में असीम कुमार घोष व ज्ञानेश्वर गावंडे द्वारा कोहले लेआउट में किए गए निर्माण कार्य को भी अवैध बताया गया। आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने सड़क परियोजना के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया है। इस पर नगर परिषद की सफाई थी कि वर्ष 2092 की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आरक्षण को पहले ही रद्द कर दिया था। इस पूरे विवाद में हाईकोर्ट ने एक हल निकाला। हाईकोर्ट ने सिर्फ घोष व गावंडे के निर्माण कार्य पर बल्कि स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निर्माण कार्य की वैधता जानने के लिए आदेश नगर परिषद को दिए। नगर परिषद ने इन तीनों को नोटिस जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। केंद्र सरकार के बजट में महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार के आरोपों पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि केंद्र बजट में महाराष्ट्र के लिए मंजूरी परियोजनाओं और अन्य प्रावधानों को मिलाकर करीब 3,05,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क, रेलवे, मेट्रो, ब्रिज के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। राज्य सरकार से बस इतनी अपेक्षा है कि मुंबई मेट्रो 3 परियोजना की तरह बाकी परियोजनाओं को न रोके। राज्य सरकार केंद्रीय बजट में प्रावधान की गई राशि को अधिक से अधिक खर्च करने का प्रयास करे। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों की ओर से बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलने के आरोप साफ झूठ है। फडणवीस ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अध्ययन करने के लिए उनके विशेषज्ञों के दस्तावेज तैयार नहीं किया होगा तो मैं मुख्यमंत्री को अध्ययन के लिए सभी जानकारी भेज दूंगा।
फडणवीस ने बताया कि बजट में दमन-गंगा पिंजाल लिंक परियोजना के लिए 3008 करोड़ रुपए, हर नल का पानी के लिए 1133 करोड़, विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में सिंचाई सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपए, किसान सम्मान निधि के लिए 6823.81 करोड़ रुपए, रेलवे की परियोजना के लिए 1,33,255 कोटी रुपए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 7,897 करोड़ रुपए सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने 3 अप्रैल को विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित करके देश के मुख्य न्यायमूर्ति शरद बोबड़े को विधि क्षेत्र की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया। इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए शुक्रवार को सीनेट की ऑनलाइन बैठक बुलाई गई है। 9 मार्च 2020 को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के सदस्य एडवोकेट परिजात पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विश्वविद्यालय मैनेजमेंट काउंसिल सदस्य विष्णु चांगदे व अन्य सदस्यों ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने को प्रस्ताव दिया था। इसके बाद यह कुछ दिन विचाराधीन रहा। विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट काउंसिल ने कुछ ही दिन पूर्व न्यायाधीश बोबड़े को मानद उपाधि देने का निर्णय लिया है। तैयारी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुंबई के प्रदेश के शिक्षा संस्थानों को अनेक स्कूलों में कर्मचारियों और विद्यार्थियों को तंबाकू निरीक्षक नियुक्त करना पड़ेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस दूत को तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त करना होगा। उनका नाम, पदनाम और संपर्क क्रमांक स्कूल के बोर्ड पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू मुक्त स्कूल नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। बुधवार को प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक शिक्षा संस्थानों को 9 मापदंडों के आधार पर स्वमूल्यांकन कर छमाही समीक्षा करनी होगी। जिन स्कूलों को 100 में से 90 अंक मिलेंगे उसे तंबाकू मुक्त घोषित किया जा सकेगा। शिक्षा संस्थानों को स्कूल के बाहर बोर्ड पर तंबाकू मुक्त संस्थान संबंधी बोर्ड लगाना पड़ेगा। शिक्षा संस्थान के लिए 100 यार्ड परिसर में तंबाकू जन्य पदार्थों की बिक्री की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय क्विट लाइन के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी होगी। शिक्षा संस्थानों में धूम्रपान करना तंबाकू नियंत्रण कानून के अनुसार अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से दंड वसूलने का अधिकार मुख्य अध्यापक, प्राचार्य और प्राधिकृत शिक्षक को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा है। दवा दुकान की आड़ में वह क्लिनिक चला रहा था। एफडीए अधिकारी खुद मरीज बनकर माथनी तहसील के मौदा गांव पहुंचे। बाकायदा फार्मेसी संचालक ने जांच की और दवाएं दी। इसके बाद पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुली। कार्रवाई में झोला छाप डॉक्टर से 1,10,000 रुपए की दवा जब्त की गई है। उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। दरअसल उसके पास फार्मेसी का लाइसेंस है। उसी के आड़ में बाजार से दवा खरीदता था और खुद डॉक्टर बनकर मरीजों को देता था। खास बात यह है कि दवा के साथ साथ वह लोगों की जांच करने का भी पैसा ले रहा था। बताया गया कि दवा संचालक मानकर फार्मेसी लाइसेंस के आधार पर होलसेल मार्केट में दवा खरीदता था। इस दवा को फार्मेसी न बेचते हुए वह खुद मरीजों की जांच कर देता था। इससे उसको ज्यादा मुनाफा मिल जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अवनी बाघिन शिकार मामले में वन्य प्रेमी संगीता डोगरा व अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन के सर्वोच्च अदालत में महाराष्ट्र वन विभाग प्रधान सचिव विकास खड़के व आला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। आरोप है कि अवनी बाघिन को मारने के पूरे ऑपरेशन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अवनी को गोली मारने के बाद शूटरों के लिए सत्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें 65 किलो की बाघिन की मूर्ति भेंट स्वरूप दी गई, जिसका मूल्य करीब 36 लाख रुपए था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 सितंबर 2018 के आदेश में साफ किया था कि इस ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का पुरस्कार घोषित नहीं किया जाएगा। वन विभाग ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दायर करके कोर्ट को गुमराह किया कि अवनी बाघिन आदमखोर बन चुकी है और उसे मारना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।
महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में तेजी आई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2018-2020 के दौरान 4000 से भी अधिक शिकायतें मिली है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एनएचआरसी को वर्ष 2018 से 19 में राज्य से 2366 और वर्ष 2019 से 20 के दौरान 1877 शिकायतें प्राप्त हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि कुल प्राप्त 4243 शिकायतों को पंजीकृत किया गया है। हालांकि मंत्री ने मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की बात से इनकार किया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन तंत्र को और मजबूत करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 संशोधन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।